कहाँ तक हो गया था जी? अमोनिया के रासायनिक गुण समाप्त हो गया था। किससे अभिक्रिया लिखवा दिए थे? ठीक है, चलो अब लिखते हैं हेडिंग अमोनिया के उपयोग। अमोनिया के उपयोग, बात नहीं, अमोनिया के उपयोग, यूजेज ऑफ अमोनिया। गलत लिखे हम। पहला नंबर लिखो, पहला नंबर ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 के निर्माण में, ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 के निर्माण में ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 के निर्माण में दूसरा नंबर अमोनियम लवणों के निर्माण में, अमोनियम लवण, अमोनियम लवण के निर्माण में, अमोनियम लवण का मतलब जी जिसमें अमोनियम आयन हो और उसके साथ कोई क्या हो, ऋणायन हो, क्योंकि ये धनायन है, उसके साथ कोई भी ऋणायन हो। जैसे Cl ले लिए तो NH4Cl बन जाएगा ना, सल्फेट ले लिए तो NH4SO4 ट्वाइस बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा। कार्बोनेट ले लिए तो अमोनियम कार्बोनेट बन गया। तो अमोनियम लवण बनाने में, अभी इसको पढ़े थे हम लोग, इसमें इसकी क्षारीय प्रवृत्ति में, क्षारीय प्रकृति में हमने पढ़ा था, या अम्लों से क्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है, पढ़े थे ना। तो इसका उपयोग भी होता है, नौसादर बोलते हैं, जहाँ नौसादर नाम सुने होंगे, NH4Cl को ही नौसादर कहते हैं। लिखो आगे, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया आदि बनाने में, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया आदि बनाने में हो गया। अब लिखो तीसरा नंबर, चौथा नंबर लिखो, बर्फ बनाने के कारखाने में, बर्फ बनाने के कारखाने में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में बर्फ बनाने के कारखाने में प्रशीतक के रूप में, चूंकि इसका देख रहे हो द्रवणांक कम है, अमोनिया गैस कितने डिग्री सेल्सियस तापमान द्रव में बदलती है, -37 था ना लगभग,
-35°C। तो अगर हम द्रव अमोनिया ले ले तो जाहिर सी बात है वहां का तापमान कितना होगा, -35°C होगा ना। तो आसानी से हम वहां पे बर्फ बना सकते इसलिए इसका प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे लिखो अगला नंबर, विस्फोटक पदार्थ। कौन सा जी? विस्फोटक पदार्थ NCl3। अभी पढ़े थे, जब क्लोरीन की अधिकता में नाइट्रोजन की क्रिया होती है तो विस्फोट हो जाता है और काले होके बाहर निकलते हैं। तो विस्फोटक पदार्थ जैसे NCl3 आदि बनाने में अगला नंबर, कृत्रिम रेशम। हो गया। तथा नायलॉन के रेशे बनाने में, हो गया ना। बस अब नीचे लिख लो हेडिंग, अमोनिया में संकरण तथा उसकी संरचना या इसकी संरचना। अमोनिया में संकरण तथा इसकी संरचना। हो गया ना। अब देखना है अमोनिया में संकरण कहां पर होता है, तो संकरण हमेशा किस परमाणु पर होता है? केंद्रीय परमाणु पर। तो केंद्रीय परमाणु कौन होता है? अमोनिया में संकरण केंद्रीय परमाणु पर होता है, तो केंद्रीय परमाणु कौन होता है? किसी भी सहसंयोजी यौगिक में जो तत्व सबसे ज्यादा बंध बनाता है उसे हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं, और वही यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण करता है कि यौगिक किस आकार का होगा। जैसे कार्बन के यौगिकों में पढ़ो तो कार्बन सबसे ज्यादा 4 बंध बनाता है ना, इसलिए कार्बन केंद्रीय परमाणु होता है। अब तनिक तुम NH3 की चर्चा कर लो, N 3 बंध बनाता है, H 1 बंध बनाता है, तो कौन होगा केंद्रीय परमाणु? N होगा केंद्रीय परमाणु ना, ध्यान दिया रहना। तो लिखो इसमें अमोनिया में केंद्रीय परमाणु अमोनिया में केंद्रीय परमाणु N होता है, मतलब नाइट्रोजन होता है। अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है। हो गया। अतः इस पर संकरण निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। अतः इस पर संकरण निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम तो पढ़ रहे थे अमोनिया, उसके भौतिक गुण और उसका रासायनिक गुण, और संकरण कहाँ है? 11 में। संकरण कहाँ है?
11 में है तो क्यों यहाँ पे संकरण पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि पूछा गया इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन हमको कौन सा कुत्ता काटा पढ़ाएंगे? चलो देखो इधर अब, जब भी तुम्हें किसी भी सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात करना होता है तो क्या काम करते हैं यहाँ पे समझ लो, बाकी जगह नहीं बताएंगे, याद रखे रहना। अभी इसके आगे 2-3 यौगिक और मिलने वाले हैं, एक भी जगह बताएंगे नहीं हम। देखो NH3 में निकालना था तो पहले N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। बोहर-बरी के नियम से लिख दो, कितना पाओगे? 2,5, या अपने आप बाउ नियम से पहले लिख लो 1s2 2s2 और 2p में 3 तक जाएगा क्योंकि 7 ही भरना है। 2p में हो तो 6 सकते थे ना, लेकिन 3 ही भरे क्योंकि उतने से हमारा काम चल गया। तो इसके सामने 2 दिख रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, और इसका कितना है? 2। 2,5 दिखाना हमें। तो अब देखो पहले तो 3 चीजें हमें ज्ञात करनी होती हैं। एक ज्ञात करना होता है V। V का मतलब जानते हो क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। V क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी भी तत्व के बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें तुमको 2,5 दिख रहा है ना, तो बाहर कितना दिख रहा है? 5, तो वही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, याद रखे रहना। तो कितने हो गए? 5। फिर यस ए क्या है? यस ए है 3। कैसे? केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या। दिख गया? केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन से कितने परमाणु जुड़े हैं? 3। तो 3 लिख दिया हमने, हो गया। वो भी एक चीज याद रखो, ऑक्सीजन को छोड़कर, अगर ऑक्सीजन होगा तो छोड़ देना है, ठीक? याद रखते रहना, अगर ऑक्सीजन हुआ तो छोड़ देना। अगर यहीं पे ऑक्सीजन रहा होता तब यहाँ पे 0 लिखते हम। क्या लिखते? 0, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है संकरण में योगदान नहीं देता है, ठीक? ये ध्यान देना। अब क्या होगा? हाइड्रोजन 3 जुड़ा था, 3 हमने लिख दिया, हो गया। अब देखो 3 लिख दिए, तीसरा ज्ञात करते हैं ई होगा 0। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होता है आवेश, हो गया, वो भी चिन्ह सहित, हो गया ना। तो ये 3 चीजें तुम्हें ज्ञात करनी होंगी यदि तुम किसी भी यौगिक में संकरण ज्ञात करना चाहते हो तो, हो गया। अब यहां से निकालते हैं x की वैल्यू। सूत्र होता है 1/2 V + SA - E, हो गया। मान रख दो, इसमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगी? तनिक ध्यान से देखो। x बराबर 1/2, V का मान 5, SA का मान 3, आवेश 0। 1/2 गुणा 8 मतलब कितना आया? 4। तुम्हारे पास ऑर्बिटल होते हैं ना, हमारे पास नहीं होते हैं, परमाणु पास होते हैं, ठीक है। शुरू से होता है, पहले S फिर P फिर D फिर F, होता है ना। तो S का डिब्बा कई प्रकार? 1 प्रकार। P कितने प्रकार? 3 प्रकार। D कितना प्रकार?
5 प्रकार है। तो यह तुम्हारा होता है। हमको कितना चाहिए? शुरू से 4 गिन लो, कहां तक पहुंच रहे हो? 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा गिन लिए ना। मतलब 1 खोया और कई ठोपी? 3 ठोपी। तो इसलिए कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। हो गया ना। और आकृति कैसी होनी चाहिए sp3 में? चतुष्फलकीय होनी चाहिए, परंतु इसकी कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, वह इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रतिकर्षित कर देता है, जिससे इसकी आकृति बिगड़ जाती है और किस आकार में आ जाती है? पिरामिड के आकार की आ जाती है। बंध कोण भी हमने देखा था, लगभग इसका 106 अंश आ गया था। ठीक है ना। तो ध्यान दिए रहना। हमने यहाँ पे संकरण समझा दिया, बाकी NH3 की आकृति पीछे समझा दी है। ठीक, तो लिख सकते हो। हमारा यहाँ पे टारगेट था संकरण समझाना, कि संकरण समझ लो, जिससे किसी का भी पूछे तो आसानी से निकाल सको। अगर ऑक्सीजन किसी से भी जुड़ा रहेगा तो छोड़ देना, ऑक्सीजन को मत लिखने लगना, क्योंकि ऑक्सीजन संकरण में योगदान नहीं देता है अपना। NH4Cl का, उसमें NH4 प्लस का तुम्हें निकालना पड़ेगा और Cl का अलग, क्योंकि आयनिक यौगिकों का नहीं निकलता है, सहसंयोजी यौगिकों का निकलता है। ठीक है, ध्यान दिए ना। पीछे में अमोनिया की संरचना बनवाए थे ना। ये जो लिख रहे हो sp3 संकरण होगा। इसके लिखने के बाद नीचे लिख लो, तथा संरचना पिरामिडीय होगी। तथा संरचना पिरामिडीय होगी। ये प्रकार से बना भी लेना इसको। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हो गया। चलो अब नीचे हेडिंग लिखो। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, हेडिंग है। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल। हो गया। इसमें लिखो, नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाता है। नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाता है। हो गया। पहला नंबर H2N2O2, दूसरा नंबर H4N2O4, तीसरा नंबर HNO2, चौथा नंबर HNO3, पांचवा नंबर HNO4। हो गया। इनका नाम भी लिख लेना इनके बगल में। इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस अम्ल। पहला वाला हाइपोनाइट्रस अम्ल। हाइपो लगेगा, हाइपोनाइट्रस अम्ल। हो गया। दूसरा नंबर है नाइट्रोक्सिलिक अम्ल।
नाइट्रोक्सिलिक अम्ल, तीसरा नंबर नाइट्रस अम्ल, चौथा नंबर नाइट्रिक अम्ल और पांचवा नंबर परऑक्सीनाइट्रिक अम्ल। परऑक्सी का मतलब समझते हो? परऑक्सी का मतलब समझते हो क्या होता है? जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना होता है तो उसे हम परऑक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? परऑक्सी। इसका मतलब है जो HNO4 है इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच परऑक्सी बंध बना होगा, मतलब एक सिंगल बॉन्ड बना होगा। हो गया ना? अब देखो संरचना बना के भी दिखा देते हैं कैसे बनता है। पहले तो तुम HNO3 की संरचना जान लो, ऐसे होती है। हो गया ना? तो अब देखो दूसरा जो इसकी परऑक्सी वाली संरचना होती है वो इस प्रकार से हो सकती है। ये एक ऑक्सीजन जुड़ा है ना, ऐसे जोड़ा जाए इसको। देखो एक ऑक्सीजन जुड़ा है एक बंध से, इसका एक बंध खाली है। अभी 3 ही ऑक्सीजन हुए थे ना, देख रहे हो? इसलिए चौथा ऑक्सीजन इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है, क्योंकि इसको एक ही चाहिए था तो ये वाला ऑक्सीजन एक ही जुड़ पाता है ना। लेकिन नाइट्रोजन को सोचो कितना बंध बनाना है, 3 बंध बनाना, भी 2 ही बनवाए हैं, तीसरा ये वाला मत देख लेना क्योंकि ये तीर वाला बंध है। तीर वाला बंध माने उसका संयोजी बंध, वो सबसे बाद में बनता है ना, उसको छोड़ के 3 पूरा करना है, वो ये वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो ये प्रकार से HNO4 की संरचना बन जाती है। और इसमें देख रहे हो ये दोनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं ना आपस में, दिख रहा है? इसी को हम कहते हैं परऑक्सी बंध। क्या कहते हैं जी? परऑक्सी बंध। तो अगर कहीं भी परऑक्सी बंध है तो तुरंत समझ जाना कि उसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड अवश्य होगा। हो जाएगा ना? तो ये HNO4 की संरचना इस प्रकार से होती है। अब सोच रहे होंगे कि हमने तो मैक्सिमम 2 ही नाम पढ़े थे नाइट्रोजन के अम्लों में, एक HNO3 जो साधारण रूप से जानते हो जिसे तुम लोग खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हो, और एक HNO2 जिसे नाइट्रस अम्ल कहते हो। साधारण रूप से इन्हीं को जानते हो, बाकी 3 जानते ही नहीं हो। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये अस्थाई नहीं होते हैं। जो 3 है वो अस्थाई नहीं होते हैं, अस्थाई होते हैं। बनने के बाद फिर बिगड़ जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं? इसी HNO3 में बदल जाते हैं। इसीलिए हमने इनको अध्ययन में ही नहीं लिया। हो गया? मतलब साधारण रूप से जब हम कहीं अम्ल की चर्चा करते हैं तो हम उसी अम्ल की चर्चा करते हैं जो अस्थाई होता है। समझ गए? अब इसमें HNO2 भी अस्थाई है, लेकिन ये कुछ समय तक अस्थाई रहता है, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। अब ये बाकी जो 4 बच रहे हैं HNO3 को छोड़ के, इनको रख दिया जाए। रखने का मतलब इनको तो रखने के बाद तुरंत ही बदल जाते हैं इसमें, और जबकि ये कुछ देर के बाद इसमें बदल जाता है। मतलब सारे के सारे बदलने वाले किसमें है? HNO3 में। तो हमको यहाँ पे किसको अध्ययन करना है? HNO3 का अध्ययन करना है। बनाने की भी भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग। ठीक है? इसका रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक है। अम्ल क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये इसका ऑक्सीकारक गुण इंपॉर्टेंट है जिसको हमको अध्ययन करना होगा। आगे बढ़ते हैं, शुरू करो। नाम लिख लिए सब ना? HNO4 की संरचना बनाना होगा तो बना लेना नीचे, और उसको टिप्पा बना के लिख देना परऑक्सी बंध। बनाओगे मिटा दें? बना लेना। बनाते फिरते छाप लो, जल्दी छाप लो। कहोगे बनाई नहीं दी है, होता है बना लो।
यही वाला बंध हमारा परऑक्सी बंध है। क्यों परऑक्सी बंध है ये? क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच एकल बंध बना हुआ है। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया, कह देना वो परऑक्सी बंध है। कौन सा बंध? परऑक्सी। और यौगिक के नाम में परऑक्साइड लग जाएगा या परऑक्सी लग जाएगा। जैसे तुमने एक नाम सुना होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब किसी दांत वाले या कान वाले डॉक्टर के पास जाओ तो वो एक डिब्बा रखा होता है जिसमें कुछ नीले रंग का द्रव होता है, हल्का नीला। वैसे तो अभी हमको लगता है तुम लोग का दांत टूटा नहीं, जाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। एक आध दिन मारे टूटे तब जाओ जुड़वाने के लिए, तब पता लगे। तो उसमें जो नीले रंग का द्रव रखा होता है उसका नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड ही होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब उसकी संरचना कैसे होती है? उसकी संरचना इस प्रकार से होती है। सूत्र होता है H2O2। तो तुम देख रहे होगे इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एकल बंध बना है, बना है नहीं बना है? इसलिए इसमें भी परऑक्सी बंध है। तो इसके भी नाम में आया परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्साइड नहीं केवल बोला गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला गया। तो जहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एकल बंध देखो, समझ जाओ कि उसके नाम में परऑक्सी जरूर लगा होगा। परऑक्सी जरूर लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहले लगे, चाहे बीच में, चाहे बाद में। ठीक है ना? अगर कोई अम्ल में बन जाता है बंध तो अम्ल के नाम के पहले परऑक्सी लगा देते हैं। जैसे अभी एक अम्ल है H2H2O8, अभी हम लोग सल्फर वाले में पढ़ेंगे H2H2O8, उसका नाम होता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। उसमें परऑक्सी बंध बना है तभी तो उसका नाम पड़ा। इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। वैसे साधारण नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्यों जी? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए ना। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एकल बंध बना, इसलिए बीच में परऑक्सी लग गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पे जो HNO4 बना था इसका नाम क्या दिए? परऑक्सी नाइट्रिक अम्ल दिए ना, क्योंकि अम्ल है ये। तो नाइट्रिक अम्ल पूरा नाम लिखे इसका और उसके पहले क्या लगा दिए? परऑक्सी लगा दिए। हो गया? तो अम्लों के नाम के पहले ही परऑक्सी जोड़ देते हैं। याद रखे रहना जिसमें परऑक्साइड बंध होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे लिखो, कहां तक लिखे जी? पांचों नाम लिख लियो ना। नीचे लिखो, इन सभी ऑक्सी अम्लों में, इन सभी ऑक्सी अम्लों में इन सभी ऑक्सी अम्लों में हो गया, कौन अस्थायी होता है? इन सभी ऑक्सी अम्लों में नाइट्रिक अम्ल सबसे अधिक अस्थायी और उपयोगी होता है। नाइट्रिक अम्ल सबसे अधिक अस्थायी और उपयोगी होता है। नाइट्रिक अम्ल सबसे अधिक अस्थायी और उपयोगी होता है। हो गया ना? चलो अब नीचे शुरू करो यौगिक। हेडिंग नाइट्रिक अम्ल इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट नहीं लिख पा रहे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हो गया? नाइट्रिक अम्ल सूत्र लिख लेना HNO3, HNO3 हो गया। अब लिखो इसे एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता है। एक्वा फोर्टिस, एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता है।
हो गया। आगे लिखो। 1658 में इसे 1658 में इसे ग्लॉबर 1658 में इसे ग्लॉबर ने ग्लोबर भी लिख सकते हो, ग्लोबर ने इसे हो गया सोरा हो गया। कोष्ठक में सूत्र लिख देना, KNO3 या NaNO3, KNO3 या NaNO3 हो गया। और सांद्र H2SO4 और सांद्र H2SO4 के आसवन से बनाया था, सांद्र H2SO4 के आसवन से बनाया था, हो गया। काली पेन से लिख लेना आगे। इसलिए इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं, सोरे का अम्ल भी कहते हैं। हो गया ना। रिएक्शन लिख लो। एक मिनट, एक काम करो, आगे काली पेन से लिख लो। यही HNO3 के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। यही, जैसे वहां अमोनिया के निर्माण की थी ना, वैसे यहां भी है। यही HNO3 के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। हो गया। अब देख सकते हो इधर KNO3 प्लस H2SO4 लिया गया, तीर के बाद HNO3 बन गया और प्लस KHSO4 बन गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, H2SO4 ने अपना एक ही हाइड्रोजन दिया, एक उसके पास पड़ा हुआ है, देख रहे हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने सांद्र H2SO4 प्रयोग किया है ना, तो सांद्र H2SO4 जो होता है पहले अपना एक ही हाइड्रोजन आयन देता है। अभी अगर तनु लिए होते ना तो दोनों दे दिया होता इधर, लेकिन वैसे जरूरत तो इसको एक ही की थी। K प्लस बनाता है तो K प्लस हट गया तो H प्लस आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिससे उसका केवल एक ही हाइड्रोजन आयन इसको मिल पाता है जितने की इसको जरूरत होती है। तो एक हाइड्रोजन आयन इसका इसके पास आ जाता है तो पोटेशियम को हटा देता है और क्या बना लेता है, HNO3 बना लेता है।
और पोटेशियम यहाँ से निकलता है, तो क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला था इसलिए उसके स्थान पे अपने चल जाता है। यहाँ पे सीधा सीधा समझ लो आयन विनिमय हुआ है, आयन एक्सचेंज, मतलब इसका इधर चलाया, इसका इधर चला गया। इसका धनायन देखो H प्लस इसके पास चला आया है और इसका धनायन K प्लस उसके पास चला गया, तो इसने HNO3 बना लिया और इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब भी कहीं भी तुम सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया पढ़ोगे ना, तो सीधी सी बात समझे रहना, पहले पद में ये जरूर देखने को मिलेगा, क्या, HSO4। हाँ, उसके बाद जब दूसरे पद की उसकी क्रिया हो जाए, दूसरे पद की, तब हो सकता है कि ये भी हाइड्रोजन बाहर निकल जाए दूसरे पद की क्रिया में, लेकिन पहले पद में तुमको ये जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहली बार में केवल कितना हाइड्रोजन आयन देगा, एक हाइड्रोजन आयन देगा। अभी अगर यहीं पे तनु लिए होते तो पहले से ही उसका पूरा हाइड्रोजन आयन निकला होता, अर्थात दोनों हाइड्रोजन उसके पहले से ही निकले होते और यहाँ पे तब K2SO4 बनता। समझ गए ना, ध्यान दिए रहना। तो नोट कर लो इस रिएक्शन को, ये प्रयोगशाला विधि की अभिक्रिया है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे 16 में हमने दो नाम लिखा हुआ है, दिख रहा है, KNO3 और NaNO3 दोनों यहाँ ले सकते थे और दोनों दे भी सकता है। और एक चीज, ये जो KNO3 है इसको भारतीय सोरा कहते हैं, इंडियन साल्टपीटर, मतलब इसमें भी कुछ चलो इंडिया वाला का नाम आ गया है। और ये है चिली साल्टपीटर, दोनों देश है, जानते होगे, भारत भी देश है, भारत देश है, भारत देश है, बाकी सब विदेश है। इस दुनिया में कितने देश हैं, एक देश तो एक, बाकी सब विदेश है ना। हो गया। अब देखो इधर, ये KNO3 है भारतीय सोरा और NaNO3 है चिली सोरा। साल्टपीटर लिख दिया क्या, अंग्रेजी नाम लिख दिए, अंग्रेजी से नफरत से अंग्रेजी नाम लिख दिए, चिली सोरा लिखो इसको, चिली है, चिली, चींटी मत लिख लेना। ये भारत में ज्यादा पाया जाता है इसलिए इसको भारतीय सोरा कहते हैं, ये चिली में ज्यादा पाया जाता है इसलिए इसको चिली सोरा कहते हैं। हो गया ना। चलो बाकी चीजें होंगी कल, बनाने की विधि, इसका औद्योगिक निर्माण ओस्टवाल विधि से कल पढ़ेंगे इसको। इसमें बनाने की दो विधियां पढ़नी है, एक बर्कलैंडाइड और एक ओस्टवाल। ओस्टवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्कलैंडाइड कम इंपॉर्टेंट है। किसमें होता है लेकिन उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए पढ़ते नहीं है। अमोनिया का भी प्रयोगशाला विधि में होता है उपयोग, अब जैसा उपयोग होता है उसी हिसाब से अब जिसका प्रयोगशाला इंपॉर्टेंट होगा उसका प्रयोगशाला पढ़ेंगे।